आज शुरू करते हैं। सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 145 पूर्वोत्तर भारत में लोकतंत्र और विकास के इसी क्रम में हम लोग आज चर्चा करेंगे इकाई 9 ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 इकाई 10 की हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम पूर्वोत्तर भारत के में लोकतंत्र और राजनीति की जो शुरुआत हुई है तो उसकी समझ को और आगे बढ़ाने के लिए हम ब्लॉक खंड 3 और इकाई 9 में निर्जातीयता और पहचान की जो राजनीति है इस पर थोड़ा सा नज़र डालेंगे। इसके बाद हम इकाई 4 पे आएंगे जहां पर दलीय राजनीति और चुनाव के ऊपर चर्चा की गई है। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में कई समुदाय केंद्र या राज्य सरकारों या अन्य समुदाय द्वारा उनके साथ किए गए असमान व्यवहार की शिकायत करते रहते हैं। यह स्वाभाविक है। क्षेत्र की जो बहुभाषाई और बहुसांस्कृतिक जो प्रकृति है, जो बहुसामाजिक प्रकृति है, उसको ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि पूर्वोत्तर भारत के लोग कहते हैं कि नीतियों के निर्माण में आमतौर पर उनकी राय की उपेक्षा की जाती है। और यह स्वाभाविक है कि चूंकि काफ़ी अरसे से उनका विकास अवरुद्ध रहा तो पूर्वोत्तर के लोगों का ये मानना था कि उनके प्राकृतिक जो संसाधन हैं वो उस पर निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा उस पर कब्जा कर लिया गया है और इसलिए कुछ व्यक्तिगत और निजी स्वार्थी लोगों के द्वारा उनका शोषण किया जाता है। साथियों, पूर्वोत्तर के लोगों की धारणा में उनकी उपेक्षा, शोषण और सीमित आर्थिक अवसरों की वजह से उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अक्सर ऐसी भावनाएं राजनीतिक पहलुओं और निर्जातीय संबंधों में प्रकट होती है। समुदाय की ओर से अन्य समुदायों के साथ संबंधों में समानता और स्वायत्तता प्राप्त करने और राज्य से व्यवहार करने के प्रयासों को पहचान की राजनीति के संदर्भ में हम लोग समझ सकते हैं। आइए थोड़ा सा हम अपनी निर्जातीयता के ऊपर और दृष्टि क्लियर करते हैं। साथियों, निर्जातीयता एथनिसिटी एक प्रकार की समूह पहचान से संबंधित है। इस तरह की पहचान तब बनती है जब लोगों का एक समूह यह सोचता है कि वे सामान्य विशेषताओं से एक दूसरे से जुड़े होते हैं और वो सामान्य विशेषताएं होती हैं, चाहे वो भाषा हो, संस्कृति है, वो रीति रिवाज हो सकते हैं, वो एक कॉमन इतिहास, कॉमन हिस्ट्री हो सकती है, जो उनकी आर्थिक ज़रूरतें हैं, जो उनकी नस्ल है, जो उनकी चमड़ी का रंग है, जो उनका किनशिप है, जो उनकी नातेदारी है। इन तमाम सारे हम विशेषताओं के माध्यम से लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और हम लोग इसी को अंग्रेजी में मार्कर या हिंदी में हम लोग चिन्ह बोलते हैं। यानी कि लोगों का जो चिन्हीकरण है या जो हम लोगों को मार्क करते हैं तो लोगों की विशेषताओं के आधार पर मार्क करते हैं, उनकी विशिष्ट पहचान के आधार पर मार्क करते हैं कि ये फला जगह का है, ये इस नस्ल का व्यक्ति है, ये खास आर्थिक वर्ग से आता है, ये व्यक्ति फलाना जो है उसके रीति रिवाज हैं। तो ये सब विशेषताओं से हम देखते हैं कि निर्जातीयता जो है उसको समझने का कोशिश करते हैं। लेकिन साथियों, एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि हर समूह की पहचान एक निर्जातीय पहचान नहीं होती। एक समूह की पहचान एक निर्जातीय पहचान बन जाती है जब वो खुद की तुलना किसी अन्य समूह की पहचान से करता है। इस प्रकार संबंधों में विभिन्न समूह पहचान निर्जातीय पहचान है। विभिन्न निर्जातीय समूहों के बीच संबंध को निर्जातीयता के रूप में जाना जाता है और ये संबंध विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। हो सकता है कि परस्पर विरोधी भी संबंध हो, एक कॉम्पिटिटिव या प्रतिस्पर्धी हो, या हो सकता है कि बहुत कोऑपरेटिव या सहकारी भी संबंध हो। और उनके संबंधों की प्रकृति
राजनीतिक संदर्भ पर भी निर्भर करती है। अगर हम एक उदाहरण के साथ आपको समझाएं तो जो चुनाव होता है, सरकार का गठन होता है, पार्टियों के बीच और नेताओं के बीच जो प्रतिस्पर्धा होती है, इन तमाम सारे आप पहलुओं को जब देखेंगे तो आपको ये प्रतिस्पर्धा, सहयोग या आपको परस्पर विरोधी जो निर्जाति समूह हैं, इनकी प्रकृति दिखाई देगी। साथियों, निर्जाति पहचान बनाने वाले चिन्हों की, यानी जो मार्कर हम बोलते हैं, संख्या अलग अलग होती है। भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, नस्ल, कबीले, धर्म या किसी अन्य ऐसे जो कोई सिंगल मार्कर है या एकल जो मार्कर के आधार पर एक निर्जातीयता का गठन किया जा सकता है। इसे संचयी रूप से कई कारकों के आधार पर भी बनाया जा सकता है। उनकी संख्या का चुनाव उस परिप्रेक्ष्य पर निर्भर करता है जिसमें एक विद्वान निर्जातीयता को परिभाषित करता है। साथियों, कुछ विद्वान, विशेष रूप से जो पश्चिम के लोग विद्वान हैं, वो एकल मार्कर के आधार पर बनी पहचान को निर्जातीय मानते हैं। लेकिन जब हम लोग भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं और भारतीय मनीषी हैं, तो वो एकल मार्कर या एकल पहचान को वो अन्य तरीके से वो पहचान को निर्धारित करते हैं, जैसे कि जाति, भाषाई आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर, या जो धार्मिक पहचान है उस आधार पर। तो उनके लिए कई मार्करों पर आधारित पहचान एक निर्जातीय पहचान है। साथियों, पूर्वोत्तर भारत के संदर्भ में एक निर्जातीय पहचान को आमतौर पर कई कारकों जैसे कि जनजाति, नस्ल, रिश्तेदारी, संस्कृति का मतलब यहाँ पर है कि जैसे व्यक्ति भोजन क्या करता है, वो कैसे पोशाक पहनता है, कपड़े कैसे पहनता है, और वो उसका जो लोकगीत है, जो आपस में वो गीत गुनगुनाते हैं, जो लोकाचार में विभिन्न त्योहारों पे, पर्वों पे वो गीत गाते हैं, इन सबको भी हम देखते हैं कि वो संस्कृति से जोड़ते हैं। इसके साथ अलावा आप देखेंगे और जो पहचान के कारक हैं, जैसे कि वो किस क्षेत्र में रहता है, उसके रीति रिवाज क्या है, उसका इतिहास क्या है, और धर्म के साथ साथ जो अर्थव्यवस्था के आधार पर जो गठित समूह है। तो इस आधार पे बहुल मार्की, या हम लोग बोलते हैं कि कई सारे चिन्हों को मिला के मार्कर के द्वारा हम देखते हैं कि इनकी पहचान, निर्जातीय की पहचान की जाती है। साथियों, पूर्वोत्तर भारत के हर राज्य में कई निर्जातीय पहचान है। विभिन्न निर्जातीय समूहों के बीच निर्जातीय संघर्ष की स्थिति में भले ही संघर्ष मूल रूप से एकल मार्कर से उत्पन्न होता है, संघर्ष में शामिल निर्जातीय पहचान कई मार्करों के आधार पर बनती है। साथियों, दो दृष्टिकोण हैं जो निर्जातीय पहचान की प्रकृति की व्याख्या करते हैं। एक तो अकादमिक डिस्कोर्स ये कहता है, एक दृष्टिकोण ये कहता है कि वो आदिम दृष्टिकोण है, और दूसरा है यंत्रवादी या रचनावादी जिसे हम लोग बोलते हैं। साथियों, आदिम दृष्टिकोण से पता चलता है कि निर्जातीय पहचान स्वाभाविक है या दी गई है। यह परिप्रेक्ष्य निर्जातीय पहचान के निर्माण के प्रमुख कारण के रूप में निर्जातीय मूल या वर्णनात्मक कारकों को प्राथमिकता देता है। इसके विपरीत जो यंत्रवादी या रचनावादी दृष्टिकोण है, उसके अनुसार निर्जातीय पहचान स्वाभाविक नहीं है, वे निर्मित है या कल्पित है। निर्जातीय पहचान अभिजात वर्ग द्वारा बनाई जाती है, जो एक पहचान बनाने के लिए कल्पित या निर्मित या आविष्कृत मार्करों में हेरफेर करते हैं। निर्जातीय पहचान स्थायी नहीं होती है, उनका आकार लचीला होता है। इन दोनों दृष्टिकोणों की अपनी अपनी सीमाएं हैं। आदिम परिप्रेक्ष्य यह नहीं समझता है कि कैसे अनुभवी या आदिम कारक राजनीतिक अभिव्यक्ति प्राप्त करते हैं, और यंत्रवादी जो दृष्टिकोण है यह नहीं समझ पाता है कि अभिजात वर्ग पहचान निर्माण के मार्करों में हेर फेर करने में सक्षम क्यों है, या क्यों निर्जातीय समूहों के सदस्य अपने निर्जातीय समूह के नेताओं के आह्वान का जवाब देते हैं। साथियों, हमें इस बात की पड़ताल करनी होगी कि आखिर पहचान की राजनीति है क्या। हम देखते हैं कि जो मान्यता की राजनीति दो या दो से अधिक समूहों या व्यक्तियों के बीच संबंधों के बारे में, चार्ल्स टेरल
ने एक पहचान की जो अवधारणा है उसकी व्याख्या करते हैं, और यह दर्शाता है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वाभाविक स्वाभिमान का मूर्त रूप है। हर इंसान का अपना एक स्वाभिमान है, और यह इस आधार पर भी निर्भर है कि दो या दो से अधिक समूहों या व्यक्तियों के बीच पारस्परिक और समान संबंध मौजूद हैं। इसका मतलब है कि समूहों या व्यक्तियों को एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान होना चाहिए। आपसी संबंधों में समानता का अभाव किसी एक समूह या व्यक्तियों की ओर से मान्यता की कमी या गलत पहचान या गैर मान्यता की उपस्थिति को दर्शाता है। गलत मान्यता प्राप्त समूहों या व्यक्तियों द्वारा आपसी संबंधों में समान व्यवहार की तलाश करने का प्रयास और अन्य समूहों या व्यक्तियों द्वारा उनकी प्रतिक्रिया पहचान की राजनीति का संकेत है। जैसे कि उदाहरण के साथ आप समझ सकते हैं कि अगर कहीं किसी ऑफिस में या आपके क्लासरूम में एक तरफ शाकाहारी लड़कों का, एक बच्चों का, छात्र छात्राओं का समूह है, और एक तरफ जो मांसाहारी व्यंजन यानी भोजन करने वाले बच्चों का या छात्रों का, छात्र छात्राओं का समूह है, तो जब आप देखते हैं कि छोटी छोटी इन सब बातों को भी, जो कल्चर से जुड़ी है, जो खान पान से आपकी जुड़ी हुई चीजें हैं, इस आधार पर आप जब एक दूसरे के साथ भेदभाव करने लगते हैं, और तो वो कहीं ना कहीं वहां पर सीधे सीधे वो छोटी सी बातें वो पहचान के साथ जुड़ जाती। या किसी पोशाक को लेकर के, कपड़े के पहनावे के लेकर के, अगर आप अपने सहयोगी के साथ या अपने ऑफिस में या अपने क्लासरूम में अगर इस तरीके का अगर एक दूसरे के बीच समझने का अभाव है या एक दूसरे को सम्मान देने का अभाव है, तो वहीं से पहचान की राजनीति शुरू हो जाती है, और पहचान के जो जो कारक है वो कहीं ना कहीं वो एक भेदभाव, समझदारी के अभाव में वो शुरू हो जाता है। साथियों, जो निर्जातीयता और पहचान की राजनीति है उसके बीच में एक गहरा संबंध है। जब हम निर्जातीयता के लिए पहचान की धारणा को लागू करते हैं, तो हमें विभिन्न निर्जातीय समूहों के आपस में और राज्य, सरकार, अधिकारियों आदि के साथ संबंधों पर विचार करने की आवश्यकता होती है। निर्जातीयता से संबंधित पहचान की राजनीति में विभिन्न हितकारक होते हैं, खासतौर से जो इंटरेस्ट बेरर होते हैं, वो जैसे कि प्रतिद्वंदी निर्जातीय समूह और जो स्टेट एजेंसीज हैं। इस राजनीति में मुद्दों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व, राजनीतिक स्वायत्तता, राष्ट्रीय प्रतीकों की मान्यता के बारे में निर्जातीय समूहों के अधिकार, उनकी सांस्कृतिक पहचान, चाहे वो भाषा का हो, चाहे वो नस्ल का हो, चाहे रीति रिवाज का हो, या जो महिलाओं का जो स्टेटस है सोसाइटी में पर्टिकुलर निर्जातीय समूह में, उसको लेकर के भी हम देखते हैं, चाहे वो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण का मसला है, ये सब शामिल हो जाता है। साथियों, पहचान की राजनीति में निर्जातीय समूहों को लगता है कि प्रतिद्वंदी समूहों द्वारा उनके साथ उचित और समान व्यवहार नहीं किया जाता है। पीड़ित निर्जातीय समूह अपने अधिकारों, सांस्कृतिक और प्रतीकों, निर्जातीय पहचान, उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान और आर्थिक संसाधनों और अवसरों की सुरक्षा और संरक्षण का प्रयास करते हैं। इस तरह के प्रयास में वे राज्य एजेंसियों या अन्य जो निर्जातीय समुदायों से अपील करते हैं। यदि उन्हें लगता है कि राज्य या अन्य समुदाय उनकी चिंताओं का उचित या समान तरीके से जवाब नहीं देते हैं, तो वे पहचान प्राप्त करने के लिए अपने स्वयं के प्रयास करने लगते हैं। वे या तो अपने सांस्कृतिक प्रतीकों का आविष्कार या खोज करते हैं और उन्हें अन्य समुदायों के प्रतीकों से कमतर नहीं पेश करते हैं। वे सामूहिक राजनीतिक लामबंदी का भी सहारा लेते हैं और निर्जातीय समूहों की शिकायतों के आधार पर हमेशा वास्तविकता पर आधारित नहीं होते हैं। विभिन्न अवसरों पर उनका निर्माण राजनीतिक अभिजात वर्ग जैसे मध्यम वर्ग, राजनेता, छात्र नेता या नागरिक समाज संगठनों द्वारा किया जाता है। साथियों, पहचान की राजनीति विभिन्न रूपों में प्रकट होती है, जैसे कि आप अक्सर सुना करते होंगे न्यूज़ के माध्यम से कि किसी खास एरिया में दो जनजातियों के बीच में, दो निर्जातीय समूहों के बीच में, या दो पिछड़े समूहों के बीच में, या किसी सामान्य वर्ग के बीच में
हम देखते हैं कि आपस में संघर्ष दिखा। तो जब उसके मूल में जाते हैं तो कहीं न कहीं दिखाई देता है कि वो पहचान की राजनीति से जुड़ा हुआ था। उसमें विद्रोह, समुदायों द्वारा अपनी शिकायतों को दूर करने के प्रयास, स्वायत्त परिषदों के संदर्भ में राजनीतिक स्वायत्तता की मांग करना, नए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मांग तक शामिल हो सकती है। तो साथियों, अ, इस तरीके से निर्जातीयता एक की जो निर्जातीय जो पहचान है, वो पहचान की राजनीति से भी गहरे रूप से जुड़ी है और इस आधार पे हम देखते हैं कि वो कभी-कभी संघर्षों का भी विकट रूप ले लेती है। हम देखते हैं साथियों कि पूर्वोत्तर जो भारत है, उसमें जो पहचान की राजनीति है, उसका एक लंबा इतिहास है। पिछले तमाम सारी इकाइयों में हमने उस पे चर्चा करी है। भारत में जो निर्जातीयता और पहचान की राजनीति है, उसको तो हम समझ सकते ही हैं और उसको समझने के संदर्भ में एक धारणा का निर्माण है कि निर्जातीय समुदायों को आवश्यक पहचान नहीं मिलती और पहचान की राजनीति के जो विभिन्न आयाम हैं, इस संदर्भ में हम लोग पूर्वोत्तर भारत में जो पहचान की राजनीति है, उसको समझने का प्रयास करें। साथियों, हम पूर्वोत्तर भारत में पहचान की राजनीति के दो व्यापक आयाम देख सकते हैं, एक सामाजिक और सांस्कृतिक और दूसरा हम देखते हैं कि राजनीतिक। तो ये दो आयाम सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान के प्रतीकों के संरक्षण और धारणा से संबंधित है। राजनीतिक आयाम में राजनीतिक स्वायत्तता, संप्रभुता, प्रतिनिधित्व, नए राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के मौजूदा राज्य या राज्यों या संस्थाओं जैसे स्वायत्त जिला, क्षेत्रीय या क्षेत्रीय परिषदों की राजनीतिक स्वायत्तता, राष्ट्र होने का दावा करना, जो राष्ट्र ध्वज होता है उसकी मान्यता का दावा करना या उसकी मान्यता को लेकर के आंदोलन करना, निर्जातीय समुदायों के गठन को सुनिश्चित करने का, तमाम सारे ये सब प्रश्न हैं, ये मसले हैं जो पहचान के अंग से जुड़े हुए हैं। साथियों, पूर्वोत्तर भारत में निर्जातीय समुदाय जो समूहों के संबंधित पहचान की जो राजनीति है, वो मोटे तौर पे हम 3 रूप में उसको देखते हैं। पूरे पूर्वोत्तर के भारत की जो राजनीति है, वो 3 रूप में हम आप उसको देख सकते हैं। पहला तो ये कि राज्य में प्रमुख निर्जातीय समूहों के बीच संबंधों के संदर्भ में, जैसे कि असम में आप बंगाली और असमिया, मेघालय में जनजातियों और गैर जनजातियों के बीच में, या दूसरा जो रूप है वो समुदायों के बीच एक क्षेत्र के भीतर संबंधों के बारे में, जो प्रत्येक स्वदेशी होने का दावा करते हैं और दूसरे को गैर स्वदेशी या प्रवासी मानते हैं। अभी उदाहरण के लिए आप देख लेंगे नागा और कुकी के बीच जो संघर्ष है। और तीसरा एक रूप आपको दिखाई देगा, वो है निर्जातीय समूहों और राज्य संस्थाओं के बीच संबंधों के संदर्भ में। खासतौर से पूर्वोत्तर भारत में पहचान की राजनीति सामाजिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त करने के लिए एक निर्जातीय समुदाय के भीतर चेतना के जन्म के कारण होती है। यह एक निर्जातीय समुदाय के भीतर इस एहसास के कारण उत्पन्न हो जाता है कि अन्य निर्जातीय समुदायों की तुलना में या सरकारों द्वारा उनकी उपेक्षा की गई। साथियों, इसे राज्य एजेंसियों या अन्य समुदायों द्वारा उचित मान्यता नहीं मिल रही है, इस तरीके के लोग आरोप लगाते हैं। साथियों, पूर्वोत्तर भारत में जो पहचान की राजनीति है, उसका एक विशिष्ट राजनीतिक संदर्भ है और उस विशिष्ट राजनीतिक संदर्भ को समझने की जरूरत है। जो उत्तरार्ध का प्रतिनिधित्व है, जो ओपिनियन मेकिंग लोग हैं, राय जो बनाते हैं, विशेष रूप से जो मध्यम वर्ग है, निर्जातीय समूहों के बीच जो अभिजात वर्ग है, जो चुनाव होता है, चुनावों के अलावा जो प्रमुख राजनीतिक विकास है, एक ही पार्टी या विभिन्न दलों के भीतर राजनेताओं के बीच जो प्रतिस्पर्धा होती है, मंत्री पद के लिए सौदेबाजी जो बार्गेनिंग होती है, ये तमाम सारे जो मुद्दे हैं और ये जो सरकार गठन होता है, तो उसमें अपने अपने लोगों की भागीदारी, अपने अपने लोगों के लिए बजट, अपने क्षेत्र के लिए बजट, अपने समाज या अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को महत्व देने को लेकर के जो खींचातानी चलती है, इस संदर्भ में हम पूर्वोत्तर भारत की पहचान की राजनीति को समझ सकते हैं। और
पूर्वोत्तर भारत में पहचान की राजनीति में अग्रणी भूमिका हम देखते हैं कि वो मध्यम वर्ग, अभिजात वर्ग, एलिट क्लास, उसमें जो कॉलेज गोइंग या यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं या जो नागरिक समाज है, संगठन है, वो बड़ी बढ़ चढ़ के भूमिका निभाते हैं। साथियों, पूर्वोत्तर में समुदायों के बीच मध्यम वर्ग के उदय का पता औपनिवेशिक युग में भी लगाया जा सकता है। और औपनिवेशिक काल में जब भारत गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय हम देखते हैं कि एक बड़ी पहचान उभर के आई, वो आई जनजाति और गैर जनजाति पहचान। और गैर जनजाति पहचान भी हम देखते हैं खासतौर से असम में असमिया बनाम बंगाली कम्युनिटी, बंगाली भाषा स्पीकिंग या बंगाली भाषा बोलने वाले लोग, ये एक गैर जनजाति, दो मोटे तौर पे ये पहचान उभर के आए। साथियों, जनजातियों में भी इसका कालांतर में हम देखते हैं कि विकास नहीं हुआ था, खासतौर से पहचान की राजनीति का। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हम देखते हैं कि अन्य समुदायों की तरह जनजातियों के बीच एक मध्य वर्ग का उदय हुआ। स्वतंत्रता पूर्व अवधि के दौरान कोलकाता में, अभी पहले कलकत्ता उसको बोलते थे, गुवाहाटी और शिलांग में जो स्टूडेंट, जो पूर्वोत्तर के छात्र शिक्षित हुए, उनके द्वारा स्वदेशी निर्जाति समुदायों के मध्यम वर्ग ने और अपने अपने समुदायों की शिकायतों को व्यक्त करने में ये तमाम इन छात्रों ने और ये मध्यम वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह वर्ग स्वतंत्रता के बाद की अवधि में पूर्वोत्तर भारत में विभिन्न स्वदेशी समुदायों के बीच बढ़ता रहा और उनके जाति समुदायों के साथ इसके घनिष्ठ संबंध थे। अपने संबंधित समुदायों के साथ उनके घनिष्ठ संबंध ने उन्हें अपने संबंधित समुदायों के मुद्दों या शिकायतों पर विचार करने में सक्षम बनाया। शिकायतों में व्यापक स्तर के मुद्दे शामिल थे, चाहे वो सामाजिक मुद्दे हों, चाहे वो सांस्कृतिक पहचान का मुद्दा हो, चाहे वो राजनीतिक स्वायत्तता का मुद्दा हो या आर्थिक संसाधनों और जो अवसर हैं उनके संरक्षण का मसला हो। तो साथियों, पूर्वोत्तर में स्वदेशी निर्जातीय समुदायों के अभिजात वर्ग में खासतौर से जो मध्यम वर्ग है और जो छात्र था, जो राजनेता थे और जो नागरिक समाज संगठन थे, आमतौर पे राष्ट्र राज्य एजेंसियां जो थी, केंद्रीय जो पुलिस थे, जो राज्यपाल या अन्य क्षेत्रों आदि के प्रवासियों के साथ अपने संबंधों की प्रकृति में उनकी शिकायतों के कारणों की पहचान करते हैं। तो आज़ादी के आंदोलन में भी हम देखते हैं कि एक जो मोटे तौर पे पहचान उभरी थी पूर्वोत्तर भारत के जो गैर जनजाति और गैर जनजाति समुदायों के बीच में, वो आज़ादी के बाद से और प्रबल होती गई जो पहचान की राजनीति। साथियों, पूर्वोत्तर भारत में पहचान की राजनीति के जो सामाजिक सांस्कृतिक आयाम है, वो सांस्कृतिक और सामाजिक आयाम कुछ महत्वपूर्ण पहलू भाषा से संबंधित है। एक जनजाति एक तरीके से जो उसकी पहचान की मान्यता है, एक जनजाति की पहचान को उसकी मूल विशेषताओं में शरण से संरक्षित और संरक्षित करना है। पूर्वोत्तर भारत में भाषा और बोली निर्जातीय संघर्ष का स्रोत रहे। इनकी जड़ों का पता औपनिवेशिक काल में लगाया जा सकता है। तमाम सारे लोगों ने इस पे काम किया है, जैसे सजल नाग ने रूट्स ऑफ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट 1990 में किताब लिखी और उन्होंने बताया कि औपनिवेशिक काल के दौरान निर्जातीय समूहों से संबंधित मध्य वर्ग असमिया और बांग्ला अपनी अपनी भाषाओं, असमिया और बंगाली को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे। इसी तरीके से आप देखेंगे कि बोडो का अपना संघर्ष है, जिस पे आगे चल के हम थोड़ा उस पर अभी आपसे बात करेंगे। साथियों, तो भाषा एक जो संघर्ष का बड़ा पूर्वोत्तर में एक माध्यम रहा और सभी जो जनजाति या जो क्षेत्रीय जो भाषाएं थीं, उनने सबने आधिकारिक भाषा बनाने के लिए जोर दिया सरकार को। असम साहित्य सभा ने तो एक प्रस्ताव पारित किया 1960 के दशक में, जिसमें असमिया को पूरे असम में एक आधिकारिक भाषा बनाने का सुझाव दिया गया था और इसमें वे क्षेत्र भी शामिल थे जहां पर गैर असमिया भाषाएं बोली जाती हैं,
जैसे आप देखेंगे कि उस समय जो असम का पहाड़ी क्षेत्र था, जो आजकल मेघालय बन गया है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ, और जो असम का जो मैदानी क्षेत्र है, जहाँ पर बराक घाटी जिसे बोलते हैं, वहाँ पे बंगाली बहुल एरिया था। तो असम साहित्य सभा के इस प्रस्ताव से एक बहुत सारा हमने देखा कि वहाँ पर क्षेत्रीय जो असंतोष है वो काफ़ी प्रकट हुआ, और इस कदम का ज़्यादातर गैर असमियाई जो भाषाई समुदायों के क्षेत्रों में विरोध का सामना करना पड़ा। बोडो की मान्यता की राजनीति में भाषा भी कई मुद्दों में से एक थी। 1987 में असम समझौते के बाद तैयार किए गए अखिल भारतीय बोडो छात्र आंदोलन की मांगों के जो 92 बिंदु जो चार्टर में थे, इन उसको भी, भाषा का प्रश्न को भी उसमें शामिल किया गया। वो 92 जो पॉइंट्स थे जो चार्टर का, उसमें भाषा भी एक मुद्दा था। बोडो लोगों ने समझौता के खंड 6 पर आपत्ति जताई, जिसमें असम के लोगों के लिए एक अवधारणा के रूप में असमिया को शामिल किया गया था, और जिनके हितों की रक्षा के लिए असम समझौते की उम्मीद की गई थी। बोडो लोगों की राय में असमिया शब्दों ने बोडो जैसी छोटी जनजातियों की पहचान को समाहित कर लिया है। वे असमिया के रूप में पहचाने जाने के बजाय बोडो के रूप में पहचाने जाना चाहते थे। तो साथियों, आप देखेंगे कि बोडो का एक आंदोलन और असमिया गौरव का आंदोलन जब चलता है, तो साथ में दूसरी लहरें भी उसमें चलती हैं, और भाषा एक प्रमुख कारक का काम करती है। साथियों, पूर्वोत्तर में कई जनजाति जो निर्जाति समूहों को लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में उनकी स्वदेशी पहचान मिट गई। क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में निर्जाति पहचान कई मार्करों के आधार पर बनती है, कई चिन्हों के आधार पर बनती है, जैसे कि पहले भी मैंने चर्चा किया, भाषा, नस्ल के आधार पे, नातादारी के आधार पे, या एक किसी खास जनजाति का जो विशिष्ट चरित्र है। जैसे कि बाकी भारत की अपेक्षा आप देखेंगे पूर्वोत्तर में कि कुछ जनजातियों में मातृ सत्तात्मक समाज है। तो महिलाओं की स्थिति खासतौर से किसी समाज में हो सकता है कि निम्न दर्जे की हो, लेकिन जो मातृ सत्तात्मक जो जनजाति समाज है, वहां पर तो महिलाओं की स्थिति अलग होगी। या जहाँ पे प्राकृतिक संसाधन है, तो इसमें से किसी भी एक चिन्ह को लें, और अगर इनमें से किसी भी एक चिन्ह का क्षरण होता है, डीके होता है, तो वो कहीं ना कहीं पहचान की राजनीति का भी क्षरण होता है। तो जो वहाँ के जो स्वदेशी समुदाय हैं, उनकी एक शिकायत रहती है कि उनकी पहचान का क्षरण उनकी पहचान के प्रत्येक मार्कर में परिलक्षित होता है, जो उनकी समग्र निर्जाति पहचान को प्रभावित करता है। और इसमें बहुत सारे कारक हैं, खासतौर से जैसे किसी अगर जनजाति के जो पहचान के जो मार्कर हैं, जो चिन्ह हैं, अगर उनके चिन्हों में, मार्कर में कहीं कोई गिरावट आती है, क्षरण होता है, तो हम देखते हैं उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। एक तो राज्य द्वारा असमान व्यवहार करना, जैसे कि असमान का व्यवहार का मतलब ये हो गया कि कई बार ऐसा होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की एजेंसियां हैं और उनकी संस्थाएं हैं, या अप्रवासियों या गैर स्वदेशी निर्जातीय समुदायों की जो भूमिका है, वो काफ़ी जो है देखते हैं इसको लेकर के निर्जातीय जो समूह हैं उसमें खासतौर से असंतोष रहता है। साथियों, औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक दोनों अधिकारियों ने कई अलग अलग जनजातियों से मिलकर सामान्य श्रेणियां बनाई। खासतौर से नागा और मिजो जनजातियों के मूल नाम नहीं है, जो अब देखते हैं अंग्रेजों के शासन से लेकर के आज़ादी के बाद भी जो जनजाति निर्जाति जो समुदाय थे, उनकी जो पहचान को लेकर के अलग अलग जो श्रेणियां बनी, तो उसमें नागा कम्युनिटी, नागा में बहुत सारी कम्युनिटी हैं, और ऐसे ही मिजो जनजाति है, उसकी बहुत सारी अपनी अपनी पहचान की अलग अलग वो क्षेत्रीय जो जाति पहचान है, निर्जाति पहचान है। लेकिन क्या हो गया कि एक समान नाम दे दिया गया नागा, एक समान नाम दे दिया गया मिजो, लेकिन ये उनके मूल नाम नहीं है। कुछ व्यक्तिगत जनजातियां जो इन सामान्य समूहों का निर्माण करती हैं, उन्हें अपनी व्यक्तिगत जनजाति के नाम से पहचाना जाता है। मिजोरम राज्य में मिजो लोग बड़े पैमाने पर खुद को मिजो के रूप में पहचानते हैं, लेकिन मिजोरम के बाहर
जो निवास करने वाले लोग हैं अपने अलग अलग नामों से अपने को पहचानते हैं। जैसे हमार लोग हैं, पाइटे लोग हैं, तो वो मिजो के बजाय वो अपने को हमार या पाइटे कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ तक कि आप देखेंगे मिजोरम के भीतर भी जो मरास लोग हैं या लाइस लोग हैं, जिन्हें पावी भी कहा जाता है, ऐसी जनजातियाँ मिजोस के बजाय अपने अपने नामों से, वो मरास के नाम से या पावी के नाम से पहचाना जाना पसंद करते हैं। तो कोई एक कारण नहीं है। आप अरुणाचल प्रदेश का देख लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश में कुछ जो जनजातीय समुदाय हैं या जो नागरिक समाज संगठन है, विशेष रूप से जो छात्र हैं और जो उनकी जो आइडेंटिटी के जो पॉलिटिक्स है, जो डिग्निटी की पॉलिटिक्स है, स्वदेशी पहचान, उसकी मान्यता की मांग वो करते रहे और वे आज से नहीं कर रहे हैं, वो बहुत पहले, वो 1950 का जब देखेंगे अनुसूचित जनजाति का जो वो संवैधानिक जो आदेश था और औपनिवेशिक व्याख्या की त्रुटियों के कारण वो शिकायत करते रहते हैं। उनकी पहचान में एक अस्पष्टता पैदा की गई है। वे समझते हैं कि नामकरण में अस्पष्टता के कारण अरुणाचल प्रदेश में उनकी संख्या उनकी वास्तविक संख्या से कम अनुमानित है। उसकी जवाब में संसद में अगस्त 2021 के पहले सप्ताह में अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन करने के लिए संविधान का संशोधन आदेश 2021 में पारित किया गया। कैबिनेट की मंजूरी के एक साल बाद विधेयक को पारित कर दिया गया। विधेयक संविधान के अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 के भाग 18 को संशोधित करने का प्रयास करता है। तो ये तमाम सारे मसले ऐसे हैं कि हम देखते हैं कि जो निर्जाति पहचान है पूर्वोत्तर भारत में, तो उसकी जो आप देखते हैं कि जो निर्जातिता की पहचान है, उसके बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, जो लक्षण हैं, जो बहुत विरोधाभासी हैं। उसका एक सामान्यीकरण करना मुश्किल काम है और इसको लेकर के हमेशा वहाँ पर एक प्रतिद्वंदिता या आपस में वहाँ पे क्लेश मचा रहता है। इसी तरीके से साथियों, हम देखे हैं, पहले काफ़ी चर्चा कर चुके हैं कि पूर्वोत्तर भारत के जो राजनीति रही है और ख़ासतौर से जो पहचान की राजनीति रही, वो अंग्रेज़ों की हुकूमत के दौरान से ही थी और आज़ादी के बाद से भी वो कहीं समाप्त नहीं हुई। नागा का आंदोलन आप देख रहे हैं, नागाओं का मसला आज भी है, भारत सरकार से उनकी बातचीत चल रही है और 1950-60 के दशक में तो नागा और मिजो पूरी तरीके से विद्रोह में लिप्त थे और नागा अपने को मानते ही नहीं थे कि हम भारत के साथ रहेंगे। वे अपने को स्वतंत्र राष्ट्र का दावा करते थे। खैर, इस पे हम लोग पिछले यूनिट में काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। तो एक जो पहचान की जो राजनीति है, चाहे वो पहाड़ी पहचान की राजनीति हो, जैसे मेघालय में हमने पिछले यूनिट में चर्चा किया था, मेघालय असम के भीतर ही एक अलग राज्य बना मेघालय, और ख़ासतौर से वहाँ जो पहाड़ी ज़िले थे, खासी, जयंतिया, गारो और मिजो लुसाई जो लोग थे, तो उनकी राजनीति को लेकर के, इस राजनीतिक डिमांड को लेकर के सरकार ने उस पर गंभीरता से विचार किया और एक अलग पहाड़ी राज्य का दर्जा उनको मिला। इसी तरीके से मिजोरम को अलग राज्य का दर्जा मिला मिजो लोगों को लेकर के। तो ये तमाम सारे पहलू हैं जिसको निर्जातीयता की जो पहचान है उस पर आपको ध्यान रखना होगा। साथियों, अब हम लोग आगे चलेंगे और खंड 4 दलीय राजनीति और उसके चुनाव पे चर्चा करेंगे कि जो खासतौर से पूर्वोत्तर भारत में जो राजनीतिक दल हैं या जो दलीय व्यवस्था है वो किस तरीके की है और राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है पूर्वोत्तर भारत के विकास में और ख़ासतौर से लोकतंत्र के विकास में। साथियों, पूर्वोत्तर भारत में राजनीतिक दल सबसे प्रभावी एजेंसियों में से हैं जो लोगों की चिंताओं को व्यक्त करते हैं। राजनीतिक दल और सरकार, जनता और सरकार के बीच एक कड़ी का काम करते हैं और ये राजनीतिक दल विधानसभाओं और संसद में लोगों का प्रतिनिधित्व करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो लोगों की समस्याओं को इन तमाम सारे विधायी निकायों से बाहर भी, सार्वजनिक स्थानों पर भी उन चिंताओं को पब्लिक के बीच लाते हैं और मेन स्ट्रीम
जो पॉलिटिक्स है उसके बीच भी लाते हैं। साथियों, भारत का जो चुनाव आयोग है वो 2021 के हिसाब से देखते हैं कि पूरे उत्तर भारत में, खासतौर से उत्तर पूर्व भारत में करीब 20 क्षेत्रीय दल हैं। भारत का चुनाव आयोग इन दलों को राज्य दलों के रूप में वर्गीकृत करता है। अरुणाचल प्रदेश में ऐसी 3 पार्टियां हैं। असम में करीब 4 क्षेत्रीय दलों का वहां पर हम देखते हैं कि मोटे तौर पे 4 क्षेत्रीय दल हैं। मेघालय और मिजोरम दोनों में 3-3 क्षेत्रीय दल हैं। मणिपुर, नागालैंड और सिक्किम में 2-2 क्षेत्रीय दल हैं। त्रिपुरा में केवल 1 राजनीतिक पार्टी है। हालांकि वहां पर भी दूसरे राजनीतिक दल की शुरुआत हो गई है। भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, या आप देखेंगे कि तृणमूल कांग्रेस का भी वहां पर प्रभाव दिखाई देता है। और पूरे पूर्वोत्तर भारत में करीब आप देखेंगे कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पे करीब जो दल हैं, तो उन राष्ट्रीय स्तर के जो दल हैं वो 8 दलों का प्रेजेंस वहां पे दिखाई देता है। और वो आप सब जानते हैं, चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी हो, या अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस हो, या बहुजन समाज पार्टी हो, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का भी आपने अस्तित्व देखा, और नेशनल पीपुल्स पार्टी का भी हमने अस्तित्व देखा। साथियों, पूरे पूर्वोत्तर में कुल 48 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल हैं। सिक्किम में 24 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल हैं। असम में ऐसी 8 पार्टियां हैं। मणिपुर में 6 और मेघालय में 5 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल हैं। मिजोरम में ऐसे 3 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल हैं। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दोनों में 1-1 दल है। त्रिपुरा में कोई पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल नहीं है। और आइए इन्हीं सब दलों की जो व्यवस्था है उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। साथियों, राजनीतिक दल ऐसे उपकरण हैं जिनके माध्यम से लोग विधायी निकायों और सरकार में अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। वे लोगों के प्रतिनिधित्व को भी स्पष्ट करते हैं और सरकारी संस्थाओं के बाहर उन्हें संबोधित करने का प्रयास करते हैं। लोकतंत्र में उनका मुख्य उद्देश्य लोगों के लिए नीतियां बनाने के लिए राज्य पे अधिग्रहण करना है। जो दल सरकार चलाते हैं वे सत्ताधारी दल होते हैं और जो सरकार से बाहर होते हैं वो विपक्षी दल होते हैं। तो भारत में राजनीतिक दलों को उनके कार्यक्रमों, क्षेत्र या अस्तित्व का क्षेत्र, विचारधाराओं और भारत के चुनाव आयोग के साथ औपचारिक पंजीकरण के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। भारत का जो चुनाव आयोग है, भारत में राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दलों, क्षेत्रीय दलों, पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों के रूप में वो क्लासिफाई करता है, वर्गीकृत करता है। और इसी आधार पे आपने देखा कि पूर्वोत्तर में ऐसे राज्यों का, ऐसे राजनीतिक दलों का हमने उसमें वर्णन किया। साथियों, राष्ट्रीय, राज्य या पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त के रूप में देखे जाने के अलावा राजनीतिक दलों को पार्टी सिस्टम के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। राजनीतिक व्यवस्थाएं पार्टियों के प्रकार या श्रेणियों से भिन्न होती हैं। पार्टियों के प्रकार चुनाव में उनके प्रदर्शन के आधार पर तय किए जाते हैं। राजनीतिक व्यवस्थाएं राजनीतिक दलों की संख्या को दर्शाती हैं और उनकी संख्या के आधार पर राजनीतिक व्यवस्थाओं को एकल दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था या बहुदलीय व्यवस्था कहा जाता है। भारत में बड़ी संख्या में दल हैं। कई दल गठजोड़ या गठबंधन बनाते हैं और एक प्रमुख पार्टी के आसपास इकट्ठा होते हैं। इस तरह मुख्य स्तंभ बन जाते हैं जिसके चारों ओर अन्य दल एकजुट होते हैं। तो पूर्वोत्तर भारत में जो राजनीतिक दल हैं वो उनका जो विकास हुआ है, जो दलीय व्यवस्था का जो विकास हुआ है, वो मोटे तौर पे 3 चरणों में उसका विकास हुआ है। एक तो हम देखते हैं कि आज़ादी के पहले राजनीतिक दलों का विकास हुआ पूर्वोत्तर में, और दूसरा 1940 का जो दशक है, खासतौर से आज़ादी के तुरंत पहले का, और 1970 तक के दशक में हम देखते हैं आज़ादी के बाद, ये दूसरा चरण है। एक तीसरा चरण भी शुरू होता है जो पूर्वोत्तर में 1970 से लेकर के जो 2021 के बीच का जो चरण है, यानी 1970 के बाद का जो चरण है, उसमें भी हम लोग देख सकते हैं। ये 3 चरणों में हम पूर्वोत्तर के जो राजनीतिक दल हैं या जो दलीय व्यवस्था है उनके विकास को समझ सकते हैं।
साथियों, पहले चरण में, जो आज़ादी के पहले का चरण है, पूर्वोत्तर भारत में राजनीतिक दल असम में मौजूद थे, जिसमें वे क्षेत्र शामिल थे जो एक अवधि में अंग्रेजों द्वारा जोड़ लिए गए थे और प्रभाव के बाद की अवधि में अलग अलग राज्य बन गए। असम में उभरने वाली पहली जो पार्टी थी वो कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन 1920 तक ब्रह्मपुत्र घाटी में कांग्रेस या इसकी औपचारिक रूप से कोई संबंध, कोई शाखा नहीं थी। इससे पहले असम के विभिन्न शहरों में राजनीतिक संघ मौजूद थे। इन संघों ने कांग्रेस दलों के अधिवेशनों में अपने प्रतिनिधि भेजते थे। 1938 में शिलांग में खासी हिल डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इस शहर में हिल यूनियन की स्थापना भी मैकडोनाल्ड खार खोंगोर ने की थी, जिन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। उसके बाद कांग्रेस ने आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों में अपनी इकाइयां स्थापित करना शुरू कर दिया। 1930 के दशक में मणिपुर और त्रिपुरा की रियासतों में कांग्रेस का उदय हुआ। कांग्रेस के विरोधी के रूप में मैकडोनाल्ड खार खोंगोर ने असम, त्रिपुरा और मणिपुर की विभिन्न पहाड़ियों में हिल यूनियन विकसित करने का प्रयास किया, लेकिन वह हिल यूनियन को एक सक्रिय पार्टी के रूप में विकसित करने में सफल नहीं हो सके। साथियों, जो आज़ादी के बाद जो पहला चुनाव था 1951 और 52 का जो पहला आम चुनाव था, और 1967 के चौथे आम चुनाव तक हम देखते हैं, इस चरण में पूर्वोत्तर भारत में जो असम शामिल था, जिसमें पहाड़ी जिले शामिल थे, और नेफा जो 2 केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर और त्रिपुरा में था। यह वह दौर था जिसे रजनी कोठारी एक दल के प्रभुत्व, कांग्रेस के प्रभुत्व के रूप में मानते हैं। लेकिन असम में एक पार्टी कांग्रेस का प्रभुत्व अन्य दलों की उपस्थिति के बिना नहीं था। इसका मतलब यह था कि बाकी दल भी थे, वे कांग्रेस से जरूर कमजोर थे, लेकिन बाकी दलों का भी अस्तित्व था। हालांकि असम में कांग्रेस ने 1970 के दशक के अंत तक अपना आधिपत्य बनाए रखा, लेकिन 70 के दशक में उसे पहाड़ी जिलों में चुनौती का सामना करना पड़ा। शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा की भाषा के रूप में असमिया को पेश करने का जो मसला हमने भी चर्चा किया, चाहे वो रहा हो, या पहाड़ी जिलों में जो नेता थे वो ऑल हिल पीपल्स लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस जो करने वाले थे, या इन पहाड़ी राज्यों को स्वतंत्र करने का जो आवाज़ था, ये इन सब ने क्या किया, तमाम सारे पहलुओं ने मिलकर के कांग्रेस पार्टी को चुनौती दी और विभिन्न क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का अस्तित्व भी सामने आया। साथियों, जो तीसरा चरण है 1970 के बाद का, उसमें हम देखते हैं कि पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, और स्पष्ट रूप से हम देखते हैं कि पूर्वोत्तर के राज्यों में क्षेत्रीय दलों का प्रभुत्व काफी बढ़ा, चाहे वो असम ही क्यों ना हो। असम के साथ साथ मेघालय में, मिजोरम में या अरुणाचल प्रदेश में, इन सब में हमने देखा कि क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने अपनी सरकार बनाई, और अभी आपने सिक्किम में देखा ही, हाल में चुनाव हुए। तो इस तरीके से पूर्वोत्तर भारत के जो पूरा जो राजनीतिक दलों का जो विकास है, और खासतौर से जो क्षेत्रीय दलों का विकास है, हम देखते हैं कि कांग्रेस का पतन और क्षेत्रीय दलों का विकास 1970 के दशक से शुरुआत मानी जाती है। और इन क्षेत्रीय दलों ने न सिर्फ अपनी पहचान दर्ज की, बल्कि मुख्य धारा की जो राजनीतिक दल है, जो नेशनल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको भी चुनौती दे करके वहाँ अपनी सरकार बनाने। 1921 तक का जो डिमार्केशन हमने इसमें किया, उसका कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी के पतन के बाद से हाल के दिनों में हम देखते हैं कि क्षेत्रीय दलों की काफ़ी वहाँ पर प्रेजेंस है और आज भी है, लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी सरकार बनाई है, कई राज्यों में बनाई है पूर्वोत्तर के। इसलिए 1970 के बाद हमने डिमार्केशन उसका 2021 तक रखा था। साथियों, जो पूर्वोत्तर के राजनीतिक दल हैं, उनकी कुछ खास जो सामान्य विशेषताएं हैं, और ये जो विशेषताएं हैं उन मुद्दों से संबंधित हैं जो उनके कार्यक्रमों का हिस्सा है। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों के बीच संबंध दलीय व्यवस्था में एक दल का प्रभुत्व विशिष्ट राज्य के संदर्भ में राष्ट्रीय दलों की रणनीति का अनुकूल होती है। हालांकि कुछ राज्य विशिष्ट विशेषताएं हो सकती हैं जिन्हें हम लोग अगले किसी इकाई में चर्चा करेंगे, लेकिन जो दलों के कार्यक्रम होते हैं
हम देखते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में राज्य स्तरीय दल अपने अपने राज्यों के क्षेत्रीय और निर्जातीय दलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस अर्थ में वे निर्जातीय क्षेत्रीय दल हैं। वे निर्जातीय और क्षेत्रीय पहचान और विकास से संबंधित मुद्दों को व्यक्त करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि राजनीतिक स्वायत्तता, संसाधनों तक अधिक पहुंच, उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक और भाषाई पहचान की मान्यता, केंद्र की भेदभावपूर्ण जो नीति होती है उसको समाप्त करने की बात करना, सांस्कृतिक विशिष्टताओं के आधार और सांस्कृतिक पहचान का जो संरक्षण है, जो क्षेत्रीय भाषा की मान्यता को लेकर या शिक्षा और सरकारी सेवाओं के माध्यम से अन्य क्षेत्रों या पड़ोसी देशों के साथ जो प्रवासन का मसला है, जो एक बड़े लेवल पे जो माइग्रेट होकर के जो आबादी आती है, उसकी जो राजनीति है, ये पूर्वोत्तर के अधिकतर क्षेत्र जो राजनीतिक दल हैं इनके कार्यक्रम का हिस्सा होता है। आमतौर पर क्षेत्रीय या राज्य दलों के कार्यक्रमों में ऐसे मुद्दे शामिल होते हैं जिन्हें क्षेत्र में नागरिक समाज आंदोलनों द्वारा उठाया जाता है। साथियों, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों के बीच में का जो संबंध का मसला है उसमें हम देखते हैं कि अधिकांश क्षेत्रीय दलों का ये मामला है, ये तर्क है कि वे राष्ट्रीय दृष्टिकोण वाले क्षेत्रीय दल हैं। क्षेत्रीय दलों और केंद्र सरकार का नेतृत्व करने वाली राष्ट्रीय पार्टी के बीच संबंध संघर्ष और सहयोग दोनों के होते हैं। कुछ क्षेत्रीय दल केंद्र सरकार का नेतृत्व करने वाली पार्टियों के साथ या तो गठबंधन करते हैं या विलय करते हैं। यह क्षेत्रीय दलों के विभाजन, दल बदल या राज्यों में क्षेत्रीय दलों के नेतृत्व वाली सरकार के गिरने के कारण होता है। 1970 के दशक में हम देखते हैं कि मेघालय में APHLC का विभाजन हो गया और एक वर्ग कांग्रेस में शामिल हो गया। 2016 में कई क्षेत्रीय दल नेडा में शामिल हो गए या क्षेत्रीय दलों के क्षेत्रीय नेताओं ने केंद्र और सत्तारूढ़ दल भाजपा में शामिल हो गए। एक पैटर्न तो हमको आप लोग देखे होंगे मित्रों कि केंद्र में जिसकी सरकार होती है तो पूर्वोत्तर के अधिकांश जो क्षेत्रीय दलों की जो सरकार, राज्य की सरकारें होती हैं, जो क्षेत्रीय दल होते हैं, वो कहीं ना कहीं केंद्र से सहायता राशि लेने के लिए या अपने राज्य का विकास करने के लिए अक्सर वो अपने जो गठबंधन की जो पॉलिटिक्स है उसमें वो पाला बदलते रहते हैं। तो जब यूपीए की सरकार होती है तो आप देखेंगे कि पूर्वोत्तर में अधिकतर राज्यों में यूपीए समर्थित जो राज्य सरकारें हैं वो चलती रहती हैं। और इधर 2014 के बाद से आप दिखाई देगा आपको कि पूर्वोत्तर के अधिकतर राज्यों में वो एनडीए जो समर्थित या बीजेपी से एलाइड जो पार्टियां हैं उनकी सरकारें हैं और कुछ राज्यों में स्वतंत्र जो क्षेत्रीय दल है उनकी भी सरकारें हैं। साथियों, 2014 तक आमतौर पर कांग्रेस पार्टी या उसके नेतृत्व वाला गठबंधन इस क्षेत्र में एक समझिए कि एक राजनीतिक ताकत थी। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई केंद्र में तो जो कांग्रेस की स्थिति थी जिसको कहा जाता था कि वो दुर्जेय थी, यानी कि उसको हराया नहीं जा सकता था, लेकिन वो बीजेपी के साथ भी और मजबूत हो गया और वहां पे कांग्रेस पार्टी को रिप्लेस कर दिया किसने? बीजेपी ने कर दिया। तो अब देखेंगे कि जो स्थानीय संदर्भ में जो राष्ट्रीय दल है वो कौन कौन से हैं। तो राष्ट्रीय दलों में खासतौर से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, ये आप देखते हैं कि अखिल भारतीय स्तर के इनके अपने कार्यक्रम होते हैं और इनका अपना संगठन है, लेकिन वे पूर्वोत्तर भारत में सांस्कृतिक और स्थानीय संदर्भ के अनुसार अपनी राजनीतिक रणनीति को समायोजित करते रहते हैं। आपने देखा होगा पिछले चुनाव में, अभी हाल में जो चुनाव बीता लोकसभा का, तो अक्सर वहां पर चाहे वो खान पान का मसला हो या बीफ खाने का मसला हो, ऐसे तमाम सारे अखबारों में या टीवी में आपने सुर्खियां आपने देखी होगी कि अक्सर ये सब मुद्दे सभी राजनीतिक दलों द्वारा उठाए जाते हैं। और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, तो राज्य के आधार पे हम देखते हैं कि उनका स्टैंड अक्सर बदलता रहता है। भले ही कुछ क्षेत्रीय दल या सामाजिक संगठन राष्ट्रीय दलों या उनके नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर क्षेत्र के साथ साथ भेदभाव का आरोप लगाती हूँ, लेकिन आप देखेंगे कि जब वो गठबंधन करते हैं राष्ट्रीय दल के साथ
तो क्षेत्रीय दल का जो या राष्ट्रीय दल के बीच जो कॉम्प्रोमाइज का जो बीच का रास्ता होता है, वो काफ़ी संवेदनशील जो मुद्दे होते हैं उससे किनारा कर लिया जाता है। आप देखेंगे कि जो दलीय व्यवस्थाएं हैं पूर्वोत्तर की, वो अलग अलग राज्यों के माध्यम से आप उसको ठीक से समझ सकते हैं। साथियों, पहले हम लोग चर्चा असम की करेंगे। पहले के राज्यों की तरह कांग्रेस 1970 के दशक के अंत तक असम में प्रमुख पार्टी बनी रही। 1978 में विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी थी, इनकी संख्या घटकर 26 सीटों पे हो गई और जिसमें 126 सदस्य थे। जब तक कांग्रेस का आधिपत्य कम नहीं हुआ तब तक कुछ दल जैसे कि प्लेन ट्राइबल काउंसिल ऑफ असम, उजोनी असम राज्य परिषद, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी, असम जातिवादी दल और पूर्वांचली लोक परिषद पीएलपी जिसे बोलते हैं, 1960 और 70 के दशक के मध्य असम में अस्तित्व में आया था। इन गैर कांग्रेसी दलों के अलावा जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, चाहे वो भाकपा हो, चाहे वो माकपा हो, एसयूसी हो, जैसी वामपंथी पार्टियां राज्य में पहले से मौजूद थी। लेकिन 1978 के विधानसभा चुनाव में गैर कांग्रेसी दल कांग्रेस की जगह नहीं ले सके। जनता पार्टी जो उस समय केंद्र में सत्ताधारी पार्टी थी, केवल 53 सीटें जीत सकी थी और राज्य में उसकी सहयोगी जो प्लेन ट्राइबल काउंसिल ऑफ असम थी, पीटीए पार्टी थी, 78 के विधानसभा चुनाव में राज्य में 4 सीटें ही पाई थी। साथियों, 1979 में मंगलदाई लोकसभा में उपचुनाव के लिए फर्जी नामों को चुनाव सूची में शामिल करने की रिपोर्ट के परिणाम स्वरूप असम में 6 साल विदेशी विरोधी आंदोलन हुआ, 1979 से लेकर 85 तक। और उसमें ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आसू बोलते हैं, उस आंदोलन को लीड किया। और आसू ने उसने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए 1979 में अखिल असम गण संग्राम परिषद का गठन किया और अखिल असम गण संग्राम परिषद ने में तमाम सारे जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल थे, जो जातिवादी दल थे, वो सारे उन्होंने सपोर्ट किया उसको। इवन उसमें उन्होंने जो नागरिक संगठन थे जैसे असम साहित्य सभा, इन सब ने भी उस आंदोलन को, आसू के आंदोलन को सपोर्ट किया। 15 अगस्त 1985 को फिर भारत सरकार के साथ असम जो ये आंदोलनकारी थे, इनके बीच असम समझौते पर हस्ताक्षर हुआ और 14 अक्टूबर 1985 को असम में राज्य पार्टी के रूप में असम गण परिषद का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष पीके महंत थे। और असम गण परिषद ने 1985 में हुए 126 विधानसभा चुनावों में से 64 में जीत हासिल की और कुल जो कुछ निर्दलीय विधायकों के समर्थन से एजीपी के जो पीके महंत थे, उन्होंने 1989 तक और फिर 1996 से 2001 तक महंत के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 2 बार सरकार बनाई। लेकिन असम गण परिषद सरकारों को शासन की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, वहीं पार्टी के भीतर मतभेद और फूट का भी सामना करना पड़ा। असम समझौते के हस्ताक्षर के तुरंत बाद बोडो ने असम समझौते पर असहमति व्यक्त की और बोडोलैंड की डिमांड शुरू कर दी, जैसा हमने पहले भी चर्चा किया। और इसे यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा से भी चुनौती का सामना करना पड़ा, जो एक उग्रवादी संगठन बना, जो असमिया राष्ट्रीयता के लिए आत्मनिर्णय का अधिकार चाहता था, एक सोवरेन कंट्री बनाना चाहता था। 2014 के लोकसभा चुनाव से भाजपा असम में एक मजबूत पार्टी के रूप में उभरी और 2015 में पूर्व कांग्रेस मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और पूर्व आसू नेता सर्बानंद सोनोवाल द्वारा भाजपा में शामिल होने से भाजपा मजबूत स्थिति में आती है। और फिर 2015 से भाजपा राज्य में एक प्रमुख पार्टी के रूप में उभरी है। और आप देख रहे हैं कि 2021 से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पूर्वोत्तर भारत में नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के प्रमुख हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में नेडा बोलते हैं, जिसमें भाजपा एक घटक है। जो नेडा है, नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस, इसका कई राज्यों में हम देखते हैं कि सरकार में साझेदार है, जो कहीं न कहीं भाजपा समर्थित है। इसी तरीके से मेघालय में हम देखते हैं
कि मेघालय में गठबंधन और राजनीतिक अस्थिरता राजनीति की महत्वपूर्ण विशेषता रही है और वहाँ पर कांग्रेस की शुरू में तो सरकारें थी, लेकिन करीब 10 से अधिक क्षेत्रीय दल हैं। 2014 तक कांग्रेस और एनसीपी दो प्रमुख राष्ट्रीय दल थे और कांग्रेस ने ज़्यादातर समय इस स्थिति को बरकरार रखा। लेकिन बाद में हमने देखा कि एनसीपी में भी जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है उसमें भी दो फाड़ हो गया और मेघालय राज्य के गठन के बाद ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस राज्य में सबसे एक मजबूत क्षेत्रीय पार्टी के रूप में उभरी थी और उसने राज्य की पार्टी प्रणाली में एक प्रवृत्ति स्थापित की जिसमें क्षेत्रीय सत्तारूढ़ दल आमतौर पर पार्टी या गठबंधन के साथ गठबंधन करते थे जो केंद्र सरकार का नेतृत्व करता था। 2018 में 5 से अधिक दलों के गठबंधन ने मेघालय में कोनराड सांगमा के साथ मुख्यमंत्री के रूप में सरकार बनाई। इसी तरीके से सिक्किम में और मिजोरम में हम देखते हैं कि एक दलीय जो प्रभुत्व है वो बना रहा, लेकिन यह सत्तारूढ़ पार्टी है जो राज्य में दलीय व्यवस्था पर हावी है। बहुत सारा हम देखते हैं सिक्किम में और मिजोरम में कि क्षेत्रीय पार्टियों के बीच आपस में सरकार बनाने को लेकर के खींचातानी चली रहती है। कुछ अवधि को छोड़ दिया जाए तो सिक्किम में आप देखते हैं कि सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट और या एसजेपी हुआ या एसकेएम हुआ ने भारत संघ के साथ विलय के बाद से राज्य की राजनीति पर अपना दबदबा बनाए रखा। हालांकि इधर विगत के चुनाव में आप देखेंगे कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी का भी प्रेजेंस दिखाई देता है एज ए संगठन के रूप में। और 2019 के जो 9 का जो चुनाव था, खासतौर से सिक्किम नेशनलिस्ट पीपुल्स पार्टी और सिक्किम जन एकता पार्टी ने सत्तारूढ़ पार्टी एसडीएफ के खिलाफ यूनाइटेड सिक्किम अलायंस का गठबंधन बनाया, लेकिन वह एसडीएफ को चुनौती देने में विफल रहा। सिक्किम में सत्ताधारी दल आमतौर पर व्यक्तित्व के आधार पर होते हैं और व्यक्तित्व के स्थान के बारे में हम देखेंगे कि जब तक पीएस गोले मुख्यमंत्री नहीं बने थे, उनके बजाय बोरा ने 2 अलग अलग व्यक्तियों के साथ 2 युगों की पहचान की है। बोरा ने एक एकेडमिशियन है, उन्होंने नर बहादुर भंडारी का युग और उसके बाद से आप देखते हैं कि तत्कालीन अभी जब सिक्किम की जो सरकार बनी है पवन कुमार, इसके पहले जो दूसरा युग शुरू होता है पवन कुमार चेमलिंग की, तो पवन कुमार चेमलिंग काफ़ी दिनों तक सरकार अपनी चलाते रहे। तो नर बहादुर भंडारी सरकार में थे, पवन कुमार चेमलिंग नर बहादुर भंडारी सरकार में थे, लेकिन उन्होंने पारदर्शिता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की कमी के सवाल पर इस्तीफा दे दिया था। तो जो सिक्किम की जो राजनीति है, आपको ये समझना है कि वो पूरी तरीके से क्षेत्रीय पार्टियों के ही अलायंस या क्षेत्रीय पार्टियों के ही सरकार वहाँ पे बनती रही। जो दूसरे अन्य राज्य हैं साथियों, उन राज्यों में आप देखेंगे कि जैसे अरुणाचल प्रदेश में निर्जातीय क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीतिक दल दोनों मौजूद हैं। राज्य में राष्ट्रीय और राज्य दलों के बीच एक संबंध है। कांग्रेस ने अक्टूबर 72 को अरुणाचल प्रदेश में अपनी इकाई की स्थापना की थी। राजनीतिक दलों के अलावा निर्दलीय भी राज्य में चुनावी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आमतौर पर लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार चाहे किसी पार्टी को हो या निर्दलीय हो, उन्हें राज्य में सरकार का समर्थन उनमें राज्य का समर्थन प्राप्त होता है। और इस तरीके से चूँकि जो त्रिपुरा आपने देखा ही कि एक बड़े मणिपुर में आपने देखा कि वहाँ की पार्टियों का जो चरित्र है, तो एक क्षेत्रीय पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का एक उभार वहाँ पर देखा गया। साथियों, जो राजनीतिक दल और दलीय व्यवस्थाएं हैं, लोगों के सशक्तिकरण और की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से एक है और 3 प्रकार की पार्टियां मौजूद हैं। भारत के चुनाव आयोग द्वारा परिभाषित राष्ट्रीय राज्य और राज्य दल पूर्वोत्तर राज्य के सभी राज्यों में मौजूद है, यानी कि राष्ट्रीय दल, राज्य स्तरीय दल और गैर मान्यता प्राप्त जो राज्य क्षेत्रीय दल है। राज्य की पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियां हैं। क्षेत्रीय दल आमतौर पर अपने पर राज्यों में निर्जातीय और क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करते हैं और कुछ राज्यों
में सत्ताधारी दल का दबदबा रहता है। पूर्वोत्तर भारत में राष्ट्रीय दल राज्यों में स्थानीय संदर्भ के अनुसार अपनी राजनीतिक रणनीति बदलते रहते हैं, और जैसा कि हमने पहले भी कहा कि केंद्र सरकार जिस पार्टी की होती है, कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर के अधिकतर दल उससे अपना गठबंधन करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।